बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद को सुचारू रूप से चलाने सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। शीतकालीन सत्र में 27 नए विधेयकों को लाने की तैयारी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल समेत कई अहम विधेयक शामिल। 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र। राज्यसभा के 250वें सत्र को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू कल करेंगे सभी दल के नेताओं के साथ बैठक। राज्यसभा के 250वें सत्र को यादगार बनाने के लिए चल रही हैं तैयारियां। सेंट्रल हॉल में होगा विशेष आयोजन। पूरे देश में एक ही दिन वेतन मिलने के सिस्टम पर काम कर रही है केंद्र सरकार। वन नेशन वन पे डे के जरिए सभी वर्ग के कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन का भुगतान एक ही दिन। सभी क्षेत्रों में एक समान न्यूनतम वेतन लागू करने की भी योजना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। आयकर ट्रिब्यूनल ने खारिज की यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की राहुल गांधी की अर्जी। ट्रिब्यूनल ने कहा, यंग इंडिया वाणिज्यिक संगठन, फिर खुल सकता है राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ का आयकर केस। और श्रीलंका में 7वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान आज। 12,000 मतदान केंद्र बनाए गए। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने के लिए 68,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। मुख्य मुकाबला पूर्व रक्षा सचिव गोटाबाया राजपक्षे और मंत्री सजीत प्रेमदासा के बीच। रविवार तक परिणाम आने की संभावना। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने और अन्य गंभीर मुद्दों पर विचार करने के लिए चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने भी 17 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा होनी है। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है और इस सत्र में सरकार लंबित कुछ अहम विधेयकों के साथ 27 नए विधेयकों को पास कराने की तैयारी में है। इसमें नागरिकता संशोधन बिल के साथ व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल भी शामिल है। नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल की बजाय महज 6 साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। इस बिल को जनवरी 2019 में लोकसभा में पास कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो सका। लोकसभा भंग होने के साथ ही यह बिल रद्द हो गया। ऐसे में मोदी सरकार एक बार फिर इस बिल को लाने की तैयारी में है। वहीं डेटा सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल लाया जाएगा। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल भारत में डेटा सुरक्षा कानून को मजबूत करने और व्यक्तियों की निजता संबंधी अधिकार देने पर जोर देता है। वहीं राज्यसभा के 250वें सत्र की तैयारियों को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सभापति ने 17 नवंबर को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संविधान सभा के 70 साल पर होने वाले कार्यक्रम की भी चर्चा होगी। साथ ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श होगा। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस दौरान राज्यसभा का ये 250वां सत्र होगा। राज्यसभा के अब तक के शानदार सफर को ध्यान में रखते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू की पहल पर 250वें सत्र को विशेष तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा का 250वां सत्र कई मायनों में खास होने वाला है। सदन के पहले कार्य दिवस पर राज्यसभा के महत्व और सफरनामे पर दिन भर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं, अथराइज सीटें हैं, और ये हमारा 250वां सेशन है। तो इस हिसाब से ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है हमारा, और इस सत्र को हम उसी ढंग से इस बार सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस सेलिब्रेशन की शुरुआत जो राज्यसभा का प्रथम दिवस होगा सेशन का, उस दिन इस राज्यसभा के महत्व में, उसकी भूमिका और आने वाले कार्यों में और क्या सुधार इसमें लाया जा सकता है, इस पर एक चर्चा रखी गई है जिसमें सभी माननीय सदस्यगण भाग ले सकेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों, पूर्व सांसदों के साथ संवैधानिक जानकारों के लेखों को समाहित करके एक विशेषांक भी तैयार किया गया है, जिसे सभापति एम वेंकैया नायडू 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर जारी करेंगे। राज्यसभा के 250वें सत्र के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 250 रुपए का स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए जाने का कार्यक्रम है। इस अवसर पर एक कमेमोरेटिव कॉइन और एक कमेमोरेटिव स्टैम्प हम निकालने जा रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संभावना है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उसको रिलीज़ करके, और उसकी प्रथम जो प्रति होगी वो हमारे अध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति जी को वो सौंपेंगे। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और देश में कानून निर्माण में उच्च सदन की विशेष भूमिका होती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने 1952 में अपने गठन से अब तक कानून निर्माण में इसकी विशेष योग्यता, उसके साथ साथ उच्च स्तर की बहस को लेकर अपनी क्षमता को बार बार साबित किया है। और इस 250वें सत्र के जरिए राज्यसभा की इसी विशेषता को लेकर कई आयोजन भी किए जा रहे हैं, और इन आयोजनों के जरिए ये दिखाने की कोशिश है कि राज्यसभा के 250वें सत्र का ये सफरनामा इसको कितना खास बनाता है। संसद भवन से कैमरामैन योगेश के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। संसद भवन में फेरी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। संसद भवन आने जाने के लिए राज्यसभा सचिवालय ने 2 इलेक्ट्रिक कारों को फेरी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए शामिल किया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्यसभा सचिवालय ने संसद भवन की गाड़ियों के बेड़े में इलेक्ट्रिक कारें शामिल करने का फैसला किया है। शुरुआत में 2 इलेक्ट्रिक कारों को बेड़े में शामिल किया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक कारों का जायजा लिया। इससे पहले राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने झंडी दिखाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रवाना किया। एनसीआर क्षेत्र में जो आज प्रदूषण की स्थिति है और पूरे विश्व में जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव आ रहा है, उसको देखते हुए ये लगता है कि जो हमारे अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उन पर बेस्ड और सारी एक्टिविटीज़ को हमें बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस दिशा में राज्यसभा सचिवालय ने आज अपनी फ्लीट में 2 इलेक्ट्रिक कार्स को जोड़ करके ये एक कदम इस ओर बढ़ाया है। इन इलेक्ट्रिक कारों को सांसदों को दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि भविष्य में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन इलेक्ट्रिक कार्स का कंजम्पशन बहुत कम है, और ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं इसके चार्जिंग स्टेशंस राज्यसभा के पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस के अंदर ही बने हुए हैं, जहां पर ये चार्जिंग भी इसकी हो सकती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके प्रदूषण के विरुद्ध जो पूरा विश्व का संघर्ष है और देश का संघर्ष है, उसमें हम अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। इन इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग की व्यवस्था संसद भवन परिसर के अंदर ही होगी। प्रदूषण मुक्त होने की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। संगठित क्षेत्र के कामगारों को हर महीने एक ही दिन वेतन मिलने की व्यवस्था शुरू हो सकती है।
कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार वन नेशन वन पे डे लागू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत सभी वर्गों के कर्मचारी और मजदूरों को वेतन का भुगतान एक ही दिन होना चाहिए। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की तरफ से आयोजित सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2019 को संबोधित करते हुए संतोष गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस प्रस्ताव पर नजर है और जल्द ही इससे संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में एक समान न्यूनतम वेतन लागू करने पर भी विचार कर रही है, जिससे कामगारों की आजीविका को भी सुरक्षा मिलेगी। साथ ही संतोष गंगवार ने यह भी कहा कि सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ऑन वेजेस को लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है। वेतन कितने दिन में मिले, कौन सी तारीख को मिले, अभी तक कोई तय नहीं था। तो हमने सबसे पहला जो कोड पास कर लिया, अब कोड ऑन वेजेज, इसमें वेतन की एक रूपता, वेतन मिलने का दिन और समय के महीने में, सप्ताह में, 15 दिन में अगर वेतन मिलना है उसका समय और तारीख तय हो और उसको निश्चित करा। हमने ये कानून, पहला कानून कोड ऑन वेजेज लोकसभा में पारित कर दिया। अब राज्यों में गया है, राज्य अपने हिसाब से मिनिमम वेज तय करने का काम करेंगे और बाकी तारीखें तय करेंगे। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ये प्रक्रिया सही स्वरूप होकर आपके बीच में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रुसिलिया में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मजबूती से भारत का पक्ष रखा। ग्लोबल बिजनेस फोरम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंदी का जिक्र किया, तो वहीं दुनिया में ब्रिक्स देशों के महत्व की भी चर्चा की। अपने संबोधन में आतंकवाद का जिक्र करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और सफल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के इतर भी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैंक डूबने पर जमाकर्ताओं को आने वाले समय में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बीमा मिल सकेगा। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित कानून में संशोधन की तैयारी कर रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को भी विनियमित करने के लिए सरकार कानून लाने की योजना बना रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कानून में प्रस्तावित संशोधन पर जल्द ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी और इसे शीतकालीन सत्र में पारित करवाने की कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्री की टिप्पणी मुंबई स्थित शहरी सहकारी बैंक पीएमसी बैंक में संकट पैदा होने के बाद आई है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया बिरादरी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एक जीवंत लोकतंत्र का सार है। यह आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा रौंद दिया गया था और हम प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया आलोचना कर सकता है, लेकिन फर्जी समाचार के खिलाफ पहरा होना चाहिए। साथ ही प्रेस को विघटन और गलत सूचना से बचना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा है कि प्रत्येक स्वतंत्रता के लिए नैतिकता होती है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आकाशवाणी के नए सभागार रंग भवन का उद्घाटन किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये सभागार सभी कलाकारों के लिए मुक्त द्वार होगा। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी सभागार के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आकाशवाणी के नए सभागार रंग भवन का उद्घाटन किया। बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में शिरकत करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने आकाशवाणी और खुद के 5 दशक पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो देश के विकास का पैमाना यहाँ की अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर आधारित होता है, लेकिन देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिहाज से ये सभागार काफी महत्वपूर्ण है। यही तो प्रसव भूमि है और इसीलिए ये आकाशवाणी भवन भी सभी कलाकारों के लिए कभी भी आकर अपनी मन चाहे बातें करने के लिए और वो यहाँ काम करने के लिए आपको मुक्त द्वार है, ये मैं आज घोषित करना चाहता हूँ।
आकाशवाणी के नवनिर्मित सभागार का पहला कार्यक्रम श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को समर्पित था। कार्यक्रम में प्रकाश जावड़ेकर ने गुरवाणी के डिजिटल संस्करण का विमोचन भी किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर दुनिया को मानवता का संदेश दिया। Guru Nanak Ji's teachings are very important for our harmonious and democratic existence. Guru Nanak Ji preached universal brotherhood, communal harmony, egalitarian spirit, and the need for everyone to care for the less privileged. I do believe that all these values are embedded in the constitution that our founding fathers have given us. वहीं ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक ने नवनिर्मित सभागार के उद्घाटन कार्यक्रम को प्रसार भारती के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। इस दौरान पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने गाना गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख और क्या ईसाई, हम सब है भाई भाई। आज प्रसार भारती के इतिहास में एक ये स्वर्णिम अध्याय है। चमकता हुआ अध्याय इसलिए है कि हमें खुशकिस्मती से वो वक्त मिला है इसके उद्घाटन के लिए जबकि हम सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान भर में मना रहे हैं। आकाशवाणी के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस सभागार में 465 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 15 महीने में करीब 22 करोड़ की लागत से ये सभागार बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। आयकर ट्रिब्यूनल ने राहुल गांधी की यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि ये वाणिज्यिक संगठन है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ का आयकर केस फिर खुलेगा। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ट्रस्ट की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो इस चैरिटेबल की श्रेणी में इसे लाता है। यंग इंडिया को वरिष्ठ कांग्रेस नेता नियंत्रित करते हैं, जिसमें गांधी परिवार भी शामिल है। ये समूह नेशनल हेराल्ड अखबार चलाता है। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 81 सदस्य विधानसभा के लिए पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद दूसरे चरण के लिए 7 दिसंबर, तीसरे चरण के लिए 12 दिसंबर, चौथे के लिए 16 और आखिरी चरण के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा और इसके बाद 23 दिसंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने में नाकाम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिवों को 29 नवंबर को तलब किया है। राजधानी दिल्ली और आसपास बढ़ते पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए साफ कहा कि ऑड इवन स्कीम प्रदूषण से निपटने का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से प्रदूषण से निपटने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाने का रोड मैप मांगा है। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या ऑड इवन से दिल्ली को प्रदूषण से कोई राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऑड इवन के कारण दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में 5 से 15% की कमी आई है। सरकार ने कहा कि अगर इस स्कीम में किसी को कोई छूट ना दी जाए तो और बेहतर परिणाम हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में दिल्ली सरकार से पूछा है कि लोग आखिर सांस कैसे लें। दिल्ली सरकार के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑड इवन स्कीम इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता।
खासतौर पर तब जब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि कारों के कारण केवल 3% प्रदूषण फैल रहा है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और बढ़ते तापमान का सबसे ज्यादा असर भारत में बच्चों पर पड़ रहा है। तो लांसेट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण, लू और कुपोषण के चलते बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। शिशुओं और छोटे बच्चे कुपोषण और सांस में होने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उन्हें प्रतिरोधक क्षमता की कमी और शारीरिक विकास से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। खासतौर पर नवजात भारत में विशाल आबादी, स्वास्थ्य सेवा में असमानताओं, गरीबी और कुपोषण की उच्च दर के कारण जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी 41 प्रमुख संकेतकों पर सालाना विश्लेषण है। ये सालाना परियोजना विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक सहित 35 संस्थानों के 120 विशेषज्ञों के सहयोग से चलाई जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए जिला स्तर पर नई खेल नीति जल्द लागू करने की बात कही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में खेल मंत्रालय की ओर से बैठक में विभिन्न प्रदेशों के खेल विभागों के सचिवों की ओर से सुझाव मिलने के बाद खेल मंत्री ने ये बात कही। देश में जिला स्तर पर खेल की बेहतर सुविधाएं मिले और प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के सभी राज्यों के खेल सचिवों के साथ बैठक में ये बातें कहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुझाव मिलने के बाद खेल नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे जिला स्तर से ही खिलाड़ियों को उनके खेल में निखारा जा सके। स्पोर्ट्स कल्चर जो बनाने का जो बात है वो एक बेस बनेगा। इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये पक्का मानना है हमेशा कि अगर आप मेडल लाते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। वो तो इट्स नेचुरल दैट यू विन मेडल फॉर इंडिया, द होल कंट्री सेलिब्रेट। लेकिन उसका क्या होगा जो मेडल नहीं जीत पाया? हम तो उसको पैसे राशि तो देते नहीं क्योंकि मेडल नहीं जीता। कोई पूछता नहीं हाउ विल वी क्रिएट स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री। पॉलिसी सोचना चाहिए हर राज्य को कि स्पोर्ट्स का जॉब में क्या हो सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया ने कहा कि हम देश में खेल को लेकर एक नई संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सुविधाएं विश्व स्तरीय हों और खिलाड़ी इन सुविधाओं का पूरा इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा खिलाड़ियों को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी मिले, जिससे वो खेल और नौकरी साथ साथ करें। स्कूल एजुकेशन बोर्ड, स्कूल गेम्स एजुकेशन बोर्ड बनाने का निर्णय हुआ है। उसकी क्या रूपरेखा हो, किस तरह से स्कूल एजुकेशन स्पोर्ट्स बोर्ड बने। जितने भी हमने संपत्ति क्रिएट की है, स्टेडियम बनाए हैं, उसका 80% हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, 10 से 15% उपयोग हो रहा है। हमारे जो स्टेडियम बनाते हैं वो हम इतने बड़े बनाते हैं कि उसमें ताले लगा करके 16 से 20 लोग उसकी चौकीदारी के लिए हमें रखना पड़ते हैं। और खिलाड़ियों के लिए एक्सेस देने की बजाय वो एक्सेस को हम काट देते हैं। तो किस दिशा में हम चलें, जब विस्तार से इसमें बात करेंगे। खेल मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संन्यास के बाद जिला स्तर पर खिलाड़ियों को कोचिंग देने की तैयारी कर रहा है, जिससे जूनियर स्तर पर खिलाड़ियों को तराशने में इनके तजुर्बे का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। खेलो इंडिया की सफलता के 3 साल पूरे होने के बाद अब खेल मंत्रालय इसे 5 साल बढ़ाने जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए भी जिला और ब्लॉक स्तर पर नई खेल नीति को बनाया जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राज ठाकुर के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। बात क्रिकेट की। भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर टेस्ट का आज तीसरा दिन है। भारतीय टीम आज 6 विकेट पर 493 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। रवींद्र जडेजा 60 और उमेश यादव 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले दूसरे दिन मयंक अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 243 रनों की पारी खेली। उनके अलावा अंजिंक्य रहाणे ने 86 और चेतेश्वर पुजारा 54 रनों का योगदान दिया है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से अबू जायद ने अब तक 4 विकेट हासिल किए हैं।
वहीं बैडमिंटन में हांगकांग ओपन टूर्नामेंट में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष एकल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के ली चेयुक यू से होगा। श्रीकांत इस टूर्नामेंट में इकलौती भारतीय चुनौती है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान चीन के खिलाड़ी के चोट के कारण हटने की वजह से उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय अहम खबर श्रीलंका से, जहां नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। मैदान में कुल 35 उम्मीदवार हैं, जिन्हें लगभग 1.5 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे और इनकी चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। 12,000 मतदान केंद्र खोले गए हैं। ईस्टर के दिन हुए बम धमाकों के बाद हुए राजनीतिक ध्रुवीकरण और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए श्रीलंका के भविष्य के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव में पूर्व रक्षा मंत्री गोटाबया राजपक्षे और सत्ताधारी दल के उम्मीदवार सजीत प्रेमदासा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं आज अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं को लेकर जा रही बस पर फायरिंग की खबर भी आई है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।